तो देखो आज की क्लास में हम लोग को जो मेन टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन हम लोगों को डिस्कस करना है। देखो हम लोग है ना प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पहले पढ़ रखे हैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में आप क्या सीखे थे कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा सिस्टम है जिस पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो उस सिस्टम का कोई भी इवेंट होने के पहले जितना नेट लीनियर मोमेंटम होगा, इवेंट होने के बाद भी लीनियर मोमेंटम वही रहेगा। पढ़े थे। आज उसी चीज को एंगुलर फॉर्म में आपके सामने लाना है। कोई भी ऐसा सिस्टम जिस पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल टॉर्क या नेट टॉर्क का वैल्यू 0 हो, अगर नेट टॉर्क का वैल्यू 0 है तो हमेशा ध्यान रखना कि उस सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है दैट ऑलवेज रिमेंस कंजर्व। तो हम लोग का ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और ये एक ऐसा टॉपिक होगा रोटेशनल मैकेनिक्स पे जिस पे आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलने वाला है। कोई भी ऐसा सिस्टम जो किसी पॉइंट के अबाउट में नेट टॉर्क का वैल्यू 0 शो कर रहा है, याद रखिएगा कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम है दैट ऑलवेज रिमेंस कंजर्व। ठीक है, पहले स्टेटमेंट लिख दो फिर हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। देखो, इफ एनी सिस्टम is free from net external torque, then net angular momentum of that system remains conserved. Net angular momentum of that system remains conserved. ठीक है, जरा गौर करें। देखिए, आपके जानकारी के लिए हम यहाँ पे पहले कुछ लिखे। क्या हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन के लिए हम लोग ऐसा पढ़े थे कि F net is equals to dp by dt, करेक्ट है। तो रोटेशनल मोशन में इस रोटेशनल मोशन के अंदर टॉर्क नेट विल बी इक्वल्स टू dl by dt होता है। टॉर्क नेट विल बी इक्वल्स टू dl by dt, ओके। जैसे फोर्स था यहाँ टॉर्क है, जैसे वहां p था लीनियर मोमेंटम, वैसे यहाँ l है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, आगे यहां से देखो नीचे, अगर हम लोगों का कोई सिस्टम, इफ एनी सिस्टम इज फ्री फ्रॉम नेट एक्सटर्नल टॉर्क, अगर कोई सिस्टम नेट एक्सटर्नल टॉर्क से फ्री है, टॉर्क नेट जो आप देख रहे हो वो 0 है, तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो कि 0 इज इक्वल्स टू dl by dt। 0 इज इक्वल्स टू dl by dt, और ये तभी पॉसिबल है जब हमारा L कैसा हो, कांस्टेंट। L कैसा हो, कांस्टेंट हो, मतलब जितना इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है उतना ही फाइनल एंगुलर मोमेंटम। कोई भी ऐसा सिस्टम आपको मिल जाए जिसमें आप ये चेक कर पाए कि हाँ भाई उसमें लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क का वैल्यू 0 है किसी पॉइंट के अबाउट, तो याद रखना कि उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। अब इस पे आपके सामने बेसिकली बहुत सारा क्वेश्चन सेट बनता है। हम आपको 3-4 एग्जांपल दिखाते हैं, फिर उसके बाद आप इस पे काम करें। देखिए, पहला एग्जांपल, चेंज इन angular velocity if inertia will change। अच्छे से बातों को समझना, फील करना
कभी देखे होंगे तो ज्यादा अच्छे से याद आएगा, समझे। अच्छा, आप लोग आइस स्केटिंग पे देखे वो जो डांस होता है आइस पे स्केटिंग करते हुए, उसमें एक इवेंट बहुत फेमस है और वो है एंगुलर स्पीड बढ़ाना। देखना जो डांसर लोग हैं ना, वो लोग है ना अचानक से लोग का स्पीड एकदम बहुत तेजी से बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो लोग है ना लेग्स और हैंड्स को स्ट्रेच करता है, उसका स्पीड घट जाता है। इसके पीछे पूरा का पूरा एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन प्रिंसिपल काम करता है। देखिए कैसे, मान लीजिए जैसे यहाँ एक टर्न टेबल हम बना दिए हैं, हम तो आइस स्केटिंग वाला फिगर नहीं बना रहे, हम टर्न टेबल बना रहे हैं। टर्न टेबल मतलब ये घूमेगा लेकिन इसमें फ्रिक्शन नहीं, घूमेगा। जैसे मेरे पैर के नीचे एक टेबल लगा हुआ, हम पैर ऐसे टेबल के ऊपर खड़े हैं, टेबल में फ्रिक्शन नहीं, वो घूमेगा। इसके ऊपर आप किसी पर्सन ऑब्जर्वर को खड़ा कर दो, हैप्पी। इसके दोनों हाथ में है ना 2 बॉल्स है और वो है ना इस पर्टिकुलर लाइन के अबाउट में ये सिस्टम जो है वो घूम रहा है ओमेगा 1 से। अभी वही पर्सन है, उसी टर्न टेबल पे है, लेकिन इस बार वो क्या किया, अपना दोनों हाथ ऐसे मोड़ के खड़ा हो, ठीक है। उसका एक दूसरा एंगुलर स्पीड है, सपोज वो एंगुलर स्पीड ओमेगा 2 है। तुम अपने लॉजिक से बताओ सोच के, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 में बड़ा कौन छोटा कौन? ओमेगा 2 बड़ा, एकदम सही आंसर है, ठीक है। कुछ होता है जो फिजिकली आप कभी सेंस किए होंगे, देखे होंगे, कभी पढ़े होंगे, कोई वीडियो देखे होंगे समथिंग, और बाकी उसके पीछे का लॉजिक क्या वो तुमको यहाँ पे ये समझाएगा। देखो, जब ये पर्सन अपना दोनों हाथ ऐसे स्ट्रेच करके रखा है तो इनर्शिया I1 मानते, इसका इनर्शिया I2 मानते। इनर्शिया का एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट चलता है, रोटेशनल एक्सिस से जितना दूर मास रखोगे इनर्शिया ज्यादा होगा, रोटेशनल एक्सिस के जितना नजदीक मास रखोगे इनर्शिया कम होगा। mr स्क्वायर इज द बेसिक फार्मूला। मास जितना दूर है इनर्शिया उतना ज्यादा है, रिवर्स, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में सोचो, आप इस फिगर पे गौर कीजिए, तो इनर्शिया 1 बड़ा है या छोटा? बड़ा है इनर्शिया 2 से, बट इस सिस्टम में कहीं से भी कोई नेट टॉर्क नहीं लग रहा, करेक्ट है। अगर नेट टॉर्क नहीं लग रहा है तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम सेम होगा। इसका मतलब I1 ओमेगा 1 और I2 ओमेगा 2 बराबर होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में आप लिख सकते हो ओमेगा 1 by ओमेगा 2 is actually equals to I2 by I1, सही जा रहा है। अब I2 और I1 में तुम देख ही रहा है कि I1 से I2 कम है, तो अगर I2 कम है तो याद रखना ओमेगा 1 कम होगा, और I1 अगर ज्यादा है तो याद रखना ओमेगा 2 ज्यादा होगा। इनवर्सली ना, उल्टा, 1 है तो 1 है, 2 है तो 2, इनवर्सली। किसी का अगर इनर्शिया बढ़ा है तो उसका ओमेगा घटेगा, और अगर इनर्शिया घटा है तो ओमेगा क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे ही वो पर्सन दोनों हाथ को अंदर ले आया, इनर्शिया घट गया, इसलिए उसका स्पीड क्या हुआ? बढ़ गया। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जहां एंगुलर स्पीड के चेंज का रिलेटेड डिस्कशन हो, आपको इस तरीके से सोचना है। एक और जो फेमस क्वेश्चन इस पैटर्न पे सेट किया जाता है वो है प्लैनेट का रोटेशन, प्लैनेट का लेंथ ऑफ डे एक्सेट्रा। जैसे मान लो अर्थ ही ले लेते हैं हम लोग, इफेक्ट ऑन लेंथ ऑफ डे ऑफ एनी प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट, बेसिकली हम लोग अर्थ का अपना बात कर ले। ये अर्थ है, अपने एक्सिस के अबाउट में घूम रहा है ओमेगा 1 से, इसका अपना एक रेडियस है r1 है, इसका एक सॉलिड स्फीयर है मास। कोई फेनोमेनन ऐसा हो जिससे इसके इनर्शिया पे इफेक्ट पड़ जाए, बढ़ जाए, घट जाए, बहुत कुछ हो जाए। जैसे हम आपको बोलते हैं कि देखो जी पोल का सारा आइस मेल्ट कर गया, सब समुद्र में पानी चला गया, ठीक, तो कुछ हुआ, तो वो क्या लगा, इनर्शिया बढ़ा के घटा? पहले एक पोलर आइस था, ठीक है, बाद में वो पिघल के है ना समुद्र में फैल गया, तो तुमको क्या लगता है इनर्शिया बढ़ा या घट गया? बढ़ा। क्यों बढ़ा? पहले वो रोटेशनल एक्सिस पे था, बाद में मेल्ट करके जब समुद्र में गया तो वो दूर चला गया। तो अगर मान लीजिए हम एक फेनोमेनन आपसे ऐसे ही पढ़े, बोले
क्या भाई, चलो पोलर आइस आर मेल्ट, तो पोलर आइस आर मेल्ट तो भाई पूरा मास इधर चला है, सही है ना, थोड़ा दूर चला है। तो ऐसे केस में अगर यहाँ का इनर्शिया I1 है, यहाँ का इनर्शिया I2 है, तो खुद ही देख रहे हो कि I1 से I2 बड़ा, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 में ओमेगा 1 बड़ा होगा, ओमेगा 2 छोटा होगा। अच्छा, ओमेगा 2 छोटा होगा मतलब स्लो घूमेगा, और स्लो घूमेगा तो लेंथ ऑफ टाइम, लेंथ ऑफ डे ज्यादा होगा। वैसे भी सोचिए, आप ओमेगा को नहीं लिखते 2 पाई बाई टी, सही है। तो क्या यहां से आपको मिल रहा है कि T1 से T2 बड़ा होगा, लेंथ ऑफ डे क्या हुआ, बढ़ गया, 24 घंटा की जगह हो सकता है 25 घंटा हो जाए, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं जिसके लिए हम लोग कंसर्न रहते हैं कि पोलर आइस मेल्ट हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ गया है, CO2 का है ना ज्यादा मतलब प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यही सब चीजें। एक और भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, सुनिएगा, उसका तो आंसर आप ऐसे भी सोच के दे सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाए कि अर्थ का रेडियस श्रिंक करके हाफ हो जाए, देखते कौन एग्जैक्ट आंसर बताता है। रेडियस श्रिंक करके आधा हो जाए, व्हाट विल बी न्यू लेंथ ऑफ द डे, न्यू लेंथ ऑफ डे, दिन रात का लेंथ कितना होगा, बोलो 6 घंटा, वेरी गुड। देख रेडियस हाफ करेगा ना तो इनर्शिया 4 गुना घट जाएगा, इनर्शिया में आर स्क्वायर है, सॉलिड स्क्वायर है 2/5 mr स्क्वायर, तो रेडियस हाफ करेंगे इनर्शिया 4 गुना घट जाएगा, इनर्शिया 4 गुना घट जाएगा, ओमेगा 4 गुना बढ़ जाएगा, नहीं समझा, ओमेगा 4 गुना बढ़ेगा, टाइम पीरियड 4 गुना घट जाएगा, सब उल्टा, ठीक है। रेडियस घटा, इनर्शिया 4 गुना घटेगा, इनर्शिया 4 गुना घटा, ओमेगा 4 गुना बढ़ जाएगा, मतलब फास्ट घूमने लगेगा, फास्ट घूमने लगेगा, 4 गुना बढ़ा है, तो जो लेंथ ऑफ द डे अभी 24 घंटा है उस समय 6 घंटा, 4 गुना कम होगा लेंथ ऑफ द डे। तो ये सब क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से ऐसे निकलना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे नोट कीजिए, और भी एक दो अच्छा एग्जाम्पल उसको करेंगे। देखिए जरा ध्यान से, अगला मान लीजिए ये एक टर्न टेबल है, इस टर्न टेबल के ऊपर एक लड़का इसके पेरिफेरी पे खड़ा, और टर्न टेबल जो है वो अगर रोटेट करा तो इस एक्सिस के अबाउट में घूमेगा। टर्न टेबल का मतलब डिस्क, ओके, टर्न टेबल का मतलब क्या, डिस्क, टर्न टेबल का मतलब डिस्क। मान लो टर्न टेबल का मास है 50 m, इस लड़के का मास है 49 m, और एक बॉल को इस डायरेक्शन में, टेंजेंट के डायरेक्शन में भी वेलोसिटी से फेंका गया है। खुद से सोच सिचुएशन क्या है, क्या होगा। मान लो हम एक टर्न टेबल पे रहते हैं ऐसे खड़े, और आप उधर से बॉल फेंकते एकदम टेंजेंट के डायरेक्शन में, तो जैसे हम कैच लेते फिर क्या होगा, फिर लौटा देते फिर क्या घूमते, बॉल जैसे ही लेते उसके बाद टर्न टेबल क्या होता, घूमना स्टार्ट करता, करेक्ट। तो जैसे ही बॉल को कैच ले लिए, ये पूरा सिस्टम घूमने लगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम है। लेकिन कैच लेने के पहले एंगुलर मोमेंटम था क्या, तो लेने के बाद कहां से फेंका कि बॉल में, कौन मोमेंटम, नाम बोलना पड़ेगा, लीनियर मोमेंटम, अच्छा हाँ, तो जो लीनियर मोमेंटम था वो एंगुलर बदल गया, ऐसा कैसे हो, बहुत नजदीक हो तुम उसके आंसर के।
अच्छा, आप लोग नहीं देख पा रहे हैं कि कैच लेने के पहले भी एंगुलर मोमेंटम है तुम्हारा वाला पी आर साइन थीटा, पी इंटू आर परपेंडिकुलर। अरे यार, यहाँ ट्रांसलेशनल मोशन के कारण इस पॉइंट के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम नहीं है। कैच लेने के बाद रोटेशनल मोशन के कारण एंगुलर मोमेंटम है, कैच लेने के पहले ट्रांसलेशनल मोशन के कारण एंगुलर मोमेंटम है। नहीं समझा? इसी का तो बात कर रहे थे हम आपसे। देखिए, कैच लेने के पहले और कैच लेने के बाद हम छोटा फिगर बनाते हैं, ठीक है? ऐसा, ये रोटेशनल एक्सिस, यहाँ पे लड़का और यहाँ पे बॉल, और बॉल चला इधर बी से, और कैच लेने के बाद जो हुआ वो ये हो गया कि लड़के के हाथ में बॉल भी है और ये पूरा सिस्टम ओमेगा से घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट में। बोलो सही है फिगर? अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करें तो हम लिखेंगे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल, क्योंकि बाहर से यहाँ कोई टॉर्क नहीं लग रहा है। आप बोलेगा सर जो लड़का कैच लिया वो इंपल्स जो लगा, अरे उस सिस्टम का इंटरनल फोर्स है। कैच लिया इंपल्स, उस सिस्टम का इंटरनल फोर्स है, बाहर से नहीं लगा, ठीक है? तो शुरुआत का एंगुलर मोमेंटम और बाद का एंगुलर मोमेंटम बराबर है। शुरुआत का एंगुलर मोमेंटम में ट्रांसलेशनल मोशन बॉडी में था, उसका एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो फॉर्मूला होगा P इंटू आर परपेंडिकुलर, और बाद वाले में रोटेशनल मोशन के कारण एंगुलर मोमेंटम है तो फॉर्मूला होगा I ओमेगा। क्या आप क्लियर समझ पा रहे हैं कब किसको यूज करते हैं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि आधा से ज्यादा स्टूडेंट को ये पता नहीं चलता ना कि कब हमको P इंटू आर परपेंडिकुलर या पी आर साइन थीटा लगाना है और कब I ओमेगा लगाना है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल जहां आप अलग कर सकते हैं। यहां ट्रांसलेशनल मोशन है और किसी पॉइंट के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम लिखना है P इंटू आर परपेंडिकुलर। यहां रोटेशनल मोशन है और किसी एक्सिस के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम लिखना है I ओमेगा। इनर्शिया सब उस एक्सिस के अबाउट में। अब एक कंफ्यूजन और सर, इस केस में एंगुलर मोमेंटम लिखना है, P का ये डायरेक्शन है, R परपेंडिकुलर लेना है सर, तो R परपेंडिकुलर सर इस सेंटर से ही क्यों लें, यहां से क्यों नहीं लेने? बाद में सेंटर से घूम रहा है कि यहां से घूम रहा है? तो शुरुआत से भी तुमको सोच के रखना पड़ेगा कि वहीं से ले जहां बाद में घूमने वाला है, पॉइंट नहीं बदलता। समझे? एक ही क्वेश्चन में आप न्यूमेरिकल में आप इनिशियल में कहीं और पॉइंट रखे, बाद में कहीं और, ये नहीं हो सकता, ठीक है? आप न्यूमेरिकल बदलिए, पॉइंट बदल लीजिए, बात अलग, लेकिन एक क्वेश्चन में ऐसा। करेक्ट? समझ में आ रहा? तो अब देख, क्या L इनिशियल को तुम लिखेगा mb इंटू आर, आर आर, और यहां तुम लिखेगा इनर्शिया ऑफ प्लेटफॉर्म, इनर्शिया ऑफ बॉय, इनर्शिया ऑफ बॉल, सबको जोड़ेंगे इंटू ओमेगा। देखते चलना, देखते चलो। MBR इनर्शिया ऑफ प्लेटफॉर्म डिस्क होता है ना भाई, mr स्क्वायर बाई 2, करेक्ट है? m कितना लिखे? 50m, बॉय 49m, डिस्टेंस कितना? r, तो लिखे m r स्क्वायर, बॉल का मास m, डिस्टेंस r का स्क्वायर, साथ में मल्टीप्लाइड विद ओमेगा। सॉल्व करके ओमेगा निकाल दो, आंसर। समझ में आया? ठीक है? अभी तुमको जोड़ घटाव करना है, तुम कर लेना, तुम्हारा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तरीका जहां आपको सोचना पड़ता है टर्म को कैसे लेना। चलो अगला एग्जांपल, फोर्थ। ये तुम्हारे पास एक रॉड है, हम कुछ बोल रहे हैं, तुमको समझ में आ रहा है, तुमको बताना। इसका मास m रख लो, रॉड का मास है ना 3m, ओके, और इसका लेंथ ले लो l। आगे बढ़ा नहीं। रॉड इज प्लेस्ड ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। बोले क्या? रॉड इज प्लेस्ड ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। कोई दिक्कत नहीं, सुनाई दिया सबको? क्लियर? अब बताओ, अगर ये पार्टिकल इस रॉड से टकराए
तो उसके बाद क्या होगा? और कुछ गिर जाएगा। सर अपन पार्ट को सर सेंटर मान के वो एक सर्कल कंप्लीट करेगा। किसको किसको? सर अपर पार्ट में सर। इसको सेंटर मान के यस सर। ऐसे घूमना स्टार्ट करेगा। यस सर। अच्छा, और कुछ? आपके विचार बहुमूल्य हैं, जरूर बोलिए। ठीक है, आप लोग बोलते नहीं है, दूसरा का बात सुन लिए। अरे दूसरा अपना बात बोला, आप अपना बात। सर उसके सेंटर तुम अपना बात बोलो ना, नहीं कहा बोलता, लोगों को बोलने दो। बोलो। सेंटर पे घूमने लगे, सेंटर के अबाउट में घूमने लगे। और कुछ? इधर पूरा सन्नाटा है, कहीं थोड़ा सेंटर के अबाउट में घूमने लगेगा, ये बोल रहे हैं। और कुछ है? कुछ नहीं है सर पिक्सल नहीं से तो सर कुछ ड्रॉ भी कुछ डिस्टेंस कवर कर लेगा। तुम लोग का फिजिक्स का देखो देखो, एक ही बार चलेगा। एक्सपेरिमेंट थोड़ा खतरनाक है, बी केयरफुल। ठीक है, तैयार रहेगा कैच लेने के लिए, लौटाना भी। दिखाई दे रहा? अभी देखो यहाँ रखा हुआ है, हम अभी किसी चीज को लाके इससे टकरा नहीं सकते, तो हम ऐसे फिंगर से इसको मारेंगे, हिट करेंगे। ठीक है, फिंगर से ऐसे हिट करेंगे। हाँ, तो देखो जो होगा ना वही वहां भी हो रहा है, जो होगा यहाँ वही वहां भी होगा। देखो हॉरिजॉन्टल सरफेस लगा दिए हैं, नहीं इतना दूर है तो पहुंचेगा ही नहीं ना। इट रिक्वायर्स some amount of energy to reach there according to projectile motion. ठीक है, I will not provide that. याद है? तो जब हम इसको हिट करेंगे तो मेरा फिंगर जो है वो बॉल की तरह जाके उसके एंड से टकराएगा, और फिर जो होगा देखिएगा उस पर न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक है, क्या हुआ? आप जो देखे बस उसको है ना ट्रांसलेट करने का, अपने भाषा में अनुवाद करने का कोशिश करें। एक बार और मारें ऑन पब्लिक डिमांड। और देखो, देखिए अब कस के कितना मार, जितना ताकत। ठीक है, देखो देखो देखो, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा आप लोग क्या देखें, अब मत मरवाना। हाँ बोलो। शुरुआत में क्या बोले ना, एकदम गलत बात बोल दिया, रिकॉर्ड हो रहा है। आगे बोलो, क्या देखे तुम लोग, बोलो। सेंटर ऑफ मास के अबाउट में घूम रहा है, वेरी गुड। और आगे बोलो, ये होता है एक्सपेरिमेंट का नतीजा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट में घूम रहा है, इसका सेंटर आगे ट्रांसलेट कर रहा है, और ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट में रोटेट कर रहा है। देखे नहीं, ऐसे जब घूमता हुआ आगे जा रहा था तो सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट कर रहा था और सेंटर ऑफ मास के अबाउट में घूम भी रहा था। सही है, तो इस तरह का सिचुएशन आपको सोचना पड़ेगा। आप एग्जाम हॉल में बैठ के सब मार्केटिंग नहीं स्टार्ट कर तो आपको खुद से इमेजिन करना पड़ता है कि क्या हो रहा है। हाँ, अगर आप इमेजिन कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन में प्रोसीड करने में। पहला बात, आधा से ज्यादा स्टूडेंट को हम एक लाइन बोले थे कि याद रखना कि दैट इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। फिर भी वो बोलता है सर वर्टिकल बोल दिया। ठीक है, वो गिर जाएगा, गिरे कहाँ, रखा हुआ इसे, गिरे कहाँ। इसीलिए तो बोले, क्योंकि तुम लोग इस फिगर को ऐसे देख रहे हैं कि इधर टकराएगा, इसे गिर जाएगा। वो भी वही बोला कि सर ऊपर वाला फंस जाएगा, इसे घूमेगा। तुम लोग उसको वर्टिकल प्लेन में घुमा रहा है। हम क्वेश्चन ही बोले हैं कि दैट रॉड इज प्लेस्ड ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। ऐसे 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 टकराएगा, जो होगा ऐसे होगा। सो
rod is placed on frictionless हॉरिजॉन्टल सरफेस। अभी हम लोग इस पे 5-10 मिनट बात करेंगे, अच्छा बात करेंगे, ठीक है, थोड़ा टाइम देंगे इस पे, बहुत कुछ सीखेंगे। रॉड इज प्लेस्ड ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस आफ्टर कोलिजन इफ पार्टिकल विल स्टॉप, अगर पार्टिकल रुक गया, फाइंड linear and angular velocity of rod। आप देखिए ना, उसका सेंटर आगे ट्रांसलेट करेगा, वो घूमेगा। तो इसके बाद का हम एक फिगर आपके सामने बना रहे हैं, जस्ट तुरंत बाद का, टक्कर होने के तुरंत बाद। ये यहां पे रुक गया m मास, इसका सेंटर अब आगे बढ़ रहा b डैश से, और ये ऐसे घूम भी रहा ओमेगा से, बोलो सही है, ठीक है। अब आपको हम दोनों प्रिंसिपल एक साथ कंजर्वेशन का लगा रहे हैं मोमेंटम के लिए, एक लीनियर मोमेंटम और एक एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाइए, b डैश मिल जाएगा, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाइए, ओमेगा मिल जाएगा, ठीक है। तो जब आप अप्लाई करते हैं यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर, पहले लीनियर मोमेंटम, तो टक्कर होने के पहले का मोमेंटम, टक्कर होने के बाद का मोमेंटम। टक्कर होने के पहले लीनियर मोमेंटम mv था, और टक्कर होने के बाद एंगुलर लीनियर मोमेंटम, रॉड का मास 3m है, 3m b डैश। देखिए लीनियर मोमेंटम लिखना है, इसमें ओमेगा का कोई रोल नहीं, इसमें लीनियर मोमेंटम लिखना। आपको बस ये देखना है कि सेंटर ऑफ मास का क्या वेलोसिटी इनटू मास, mm कट गया तो क्या बोलोगे, v डैश इज इक्वल्स टू v/3 बोलो, मतलब उसका लीनियर वेलोसिटी पिछले वेलोसिटी का 1/3। पार्टिकल अगर v से आ रहा था तो उसके टक्कर होने के बाद वो v/3 से आगे बढ़ेगा। अब एंगुलर वेलोसिटी के लिए अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रुकेंगे यहां, तुम्ही को बताना होगा। बोलो L इनिशियल कितना लोगे, L इनिशियल कितना लोगे, ट्राई टू आंसर। mb, वेरी गुड। क्यों mb L/2? mb उसका मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, और L/2 परपेंडिकुलर। L/2 क्यों लिया, परपेंडिकुलर सेंटर से, नहीं क्यों लिया सेंटर से, क्योंकि उसके पास सेंटर के बराबर। बिल्कुल सही, mv into L/2। L भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, कुछ भी, लेकिन पता तो चले कि कहां से लेना है। बाद में सेंटर के अबाउट में घूम रहा है तो तुमको शुरू में भी वही लेना है। यही हम यहां भी बताने का कोशिश किए थे ना, कि बाद में वो सेंटर के अबाउट में घूम रहा है, इसलिए आपको डिस्टेंस भी या आर ही लेना है, ठीक है। वही चीज वहां भी है, तो आपका शुरुआत में हो गया mv into L/2, और बाद में रॉड सेंटर के अबाउट में घूम रहा है I ओमेगा। क्या रॉड का इनर्शिया लिख सकते हो, ml²/12, m की जगह 3m। अब देखो ये m कटा, ऐसे ही सॉल्व करके ओमेगा निकल, बात समझे, यहाँ तो कोई डाउट? चलो अब जरा देखते हैं कौन इसका आंसर दे पाएगा। What will happen if that particle will stick to the rod? क्या होगा अगर वो पार्टिकल रॉड के साथ चिपक जाता? टक्कर होने के बाद पार्टिकल रुकता नहीं, अभी तो रॉड अकेले जा रहा है ना, पार्टिकल इससे चिपक जाता, कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, देन व्हाट विल हैपन? कैसे तुम ये सब निकालते? लेकिन इतना रैंडम बोलेगा ना, नहीं बनेगा, इतना जल्दी कैसे बोल सकता है? साथ में देखो, सबसे पहला चीज बढ़िया बोला, सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा, मास भी चेंज। अब बताओ, क्या टक्कर होने के बाद अगर पार्टिकल उसके साथ चिपक जाए, टक्कर होने के बाद अगर पार्टिकल चिपक जाए तो क्या टक्कर होने के बाद वो सी के अबाउट में घूमेगा?
किसके अबाउट में घूमेगा? नया जो सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट में, तो वो नया सेंटर ऑफ मास जो है वो सी के ऊपर होगा, सी के नीचे होगा, किधर होगा? सी के नीचे होगा कहीं। नया सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा, चिपक जाएगा। ठीक, पहले तो तुमको सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से उसका पोजीशन निकालना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन कैसे बढ़ जाता है, खाली एक बार चिपका नहीं तो कितना इजी चिपक जाएगा। देखिए क्या काम करना पड़ेगा। फिर आपको सेंटर ऑफ मास का नया पोजीशन निकालना होगा। उसके लिए आप इसको 0 0 मानिएगा, फिर इसको L/2 मानिएगा, फिर आप m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 उसको लगाइएगा, फिर आप निकालिएगा कि हाँ सेंटर ऑफ मास नया कहाँ है। ठीक, अब उसके बाद बोलो क्या होगा? लीनियर मोमेंटम में यहाँ 4m लिखना होगा आपको, चिपक गया है, तो v/4 हो गया आंसर। एंगुलर मोमेंटम में शुरुआत वाला यही रहेगा, लेकिन बाद में बदलाव होगा। कितना होगा? हाँ, आई बदल गया, आपको आई सोचना पड़ेगा कैसे ना, बिल्कुल आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। सेंटर के अबाउट में ml²/12 होता है, तो यहां से यहां तक के अबाउट में कुछ होगा ना, कोई होगा डिस्टेंस, पहले वो लगाना होगा। पार्टिकल भूलना मत, पार्टिकल भी नीचे जुड़ा हुआ, पार्टिकल भी इतने डिस्टेंस के स्क्वायर में घूम रहा है, तो आपको इनर्शिया सोच समझ के लिखना पड़ेगा। इसलिए न्यूमेरिकल में आपको हर चीज दिमाग खुला रखना चाहिए। बट फंडामेंटल ये है कि हाँ हम लोग ऐसे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज करते हैं जो आपको सिखाना था आज के क्लास में, वो इंपॉर्टेंट बात ये था। करेक्ट है, नोट करो इतना। अगर कोई बॉडी किसी सरफेस पे इस तरह से मूव करे कि सरफेस के साथ कांटेक्ट को बनाए रहते हुए वो ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों शो करता है। जैसे देखो यहाँ पे अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो इसका सेंटर ट्रांसलेट भी कर रहा है, ये चौक पे इसका सेंटर ट्रांसलेट भी कर रहा है, और साथ में देखो तो वो रोटेट भी कर रहा है। सही है। ऐसे केस में अगर एक खास स्पेशल केस, इस तरह के सिचुएशन में अगर एक खास स्पेशल केस सेटिस्फाई होता है, देन मोशन इज सेड टू बी रोलिंग। रोलिंग में 2-3 कंडीशन है, उसको सेटिस्फाई होना जरूरी है। जैसे रोलिंग कॉम्बिनेशन है ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन दोनों का एक साथ, मतलब रोलिंग में प्योर ट्रांसलेशन या प्योर रोटेशन नहीं होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन